तो कल ये 4 तरह की प्रॉस्पेक्टस हम लोगों ने कहा था कि 4 तरह की प्रॉस्पेक्टस होती है, जिसके अंदर मैंने आपको रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और एक फाइनल प्रॉस्पेक्टस बताया था कि ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और फाइनल प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। अब उसके अंदर है शेल प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। देखिए शेल प्रॉस्पेक्ट आपको 99% कंपनी के अंदर तो आप ये मान के चले कि आपको ये ऊपर वाले जो दो है ना ये मिलेंगे, कौन सा, रेड हेरिंग और नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस। 99.99% कुछ कंपनियां क्या करती है, कुछ कंपनी कहती है कि बोले ठीक है हम लोग जो है कुछ कंपनी कहती है कि बोले हम लोग ये नहीं निकालेंगे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि हमने कल कहा था कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बेसिकली बुक बिल्डिंग के लिए। अगर आपको लगता है हम तो फिक्स प्राइस पे निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है, मत निकालो रेड हेरिंग, कोई जबरदस्ती नहीं है। सेबी ने कभी भी ये नहीं बोला कि आपको रेड हेरिंग निकालना ही पड़ेगा। अगर आप निकाल रहे हो बहुत अच्छा, नहीं निकाल रहे हो और भी अच्छा। हाँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग अगर 100 रुपए पे शेयर निकालेंगे और लोग 100 रुपए पे ले लेंगे तो आप रेड हेरिंग मत निकालो। तो क्या जो कंपनी जैसे पेटीएम ने निकाला, पेटीएम ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नहीं निकाला, उसने कहा बोला हमारा शेयर 700 रुपए में इशू होगा, 700 में लेने का तो लो, नहीं तो छोड़ो। ठीक है ना। ऐसी बड़ी जो कंपनी होती है जिनको लगता है कि यार अपना तो मार्केट में बड़ा अच्छा रेपुटेशन है, तो वो लोग फिर रेड हेरिंग नहीं निकालते, वो सीधा फाइनल प्रोस्पेक्टस निकालते। दोनों में डिफरेंस समझ में आया था ना कल, रेड हेरिंग और उसके अंदर। रेड हेरिंग के अंदर प्राइस नहीं होता, प्राइस बैंड होता है, फाइनल में फाइनल प्राइस होता है। अब आता है शेल प्रोस्पेक्टस। शेल प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आपको अपने जीवन काल में शायद शेल प्रोस्पेक्टस देखने के लिए ना, ये इतना एबनॉर्मल होता है, मतलब इतना अनकॉमन है। क्या होता है शेल, जबकि है बड़ी अच्छी चीज, पर इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ती वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसका मीनिंग पड़े। अगर आपको फर्स्ट जो आपने इशू निकाला, फर्स्ट इशू, उसके बाद अगर आपको विद इन 1 ईयर, ठीक है, विद इन 1 ईयर आपको अपना एफपीओ निकालना है, यानी री इशू निकालना है, तो हमने सोचा है अच्छा ये प्रोस्पेक्टस बनाना बड़ा भारी काम है। आपको मैं कभी लाकर दिखाऊंगा प्रोस्पेक्टस, मेरे उसकी पड़ी होगी पुरानी, इतनी मोटी बनती है प्रोस्पेक्टस। और वो ऐसे में ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बना सकता कि कोई भी बना देगा, बकायदा उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ता है, किसी प्रोफेशनल को या किसी प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करना पड़ता है। और वो प्रोस्पेक्टस 50-50 बार चेक होती है, मतलब लाखों रुपए खर्च होते हैं, हजारों नहीं लाखों रुपए। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगते हैं, कोई एडवोकेट से आ रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से आता है, कोई कंपनी सेक्रेटरी से आता है, कोई सीएमए से आता है, वो सारे खर्चे। फिर प्रोस्पेक्टस में पिछले 5 सालों का डेटा जाता है, वो सारे ऑडिटेड होने चाहिए। अब मान लो पिछले कोई भी साल अगर ऑडिटेड नहीं है या प्रॉपरली ऑडिटेड नहीं है तो वो और भी बहुत सारी चीजें, फिर वो आरओसी में जाएगा, आरओसी उसको फाइनल करेगा। आरओसी समझते हो ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राइट, शुरू में पढ़ा था हम लोगों ने। आरओसी के पास जाएगा, वो ओके करेगा, फिर सेबी के पास जाएगा, सेबी की इंस्पेक्शन टीम आती, 50 लफड़े। तो कंपनी लाखों रुपए खर्च करती है। अब हमने ठीक है, अब चूंकि पहली बार आईपीओ निकाल रहे थे तो खर्चा करना पड़ेगा, हमने कर दिया। अब हमें पता है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर हमें फिर से एफपीओ लेकर चला, फिर प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। और 1 साल में कितना ही चेंज हो जाएगा कि अगर आज से मुझे 5 साल बाद दोबारा से पब्लिक इशू डालना पड़ता, जिसको लोग एफपीओ बोलते हैं, या 4 साल बाद होगा, तो मैं सोचता कि यार 4 साल बाद तो दोबारा से प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल तो लंबा पीरियड है, बहुत सारा चेंज हुआ होगा। लेकिन यहां तो साला 1 साल ही है। आप इस 1 साल में पिछले 5 सालों का पीरियड बैलेंस शीट दे रहे हो, आज से 6 महीने बाद भी जब मैं दूंगा तो भी पिछले 5 सालों का पीरियड बैलेंस शीट जाएगा। तो हमने बोला कि अगर ऐसा है तो इस फर्स्ट इशू के टाइम पर ही क्या करना, एट द टाइम ऑफ दिस फर्स्ट इशू, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इशू आप बजाय नॉर्मल प्रोस्पेक्टस निकालने के लिए इशू अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इशू अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बोले आप एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस निकाल लो। अब इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये कहता है बोले अगले 1 साल तक अगर तुमने दोबारा पब्लिक इशू निकाला तो फिर डू नॉट इशू, डू नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस। लेकिन आप बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, इसकी जगह इंस्टीड ऑफ इट सबमिट अ स्टेटमेंट, एक छोटा सा स्टेट, नॉट दिस स्टेटमेंट, सबमिट अ स्टेटमेंट। आप इसको स्टेटमेंट बोल दो, आप इसको रिटर्न बोल दो, आप इसको कोई मेमोरेंडम बोल दो, जो मर्जी है वो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही है। हम लोग इसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी बोलते हैं। आप एक ही बात है, आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बोल रहे हो, सब तो फर्क नहीं। बेसिकली हमारे को जानना ये है कि इसमें होता क्या है। ये कह रहे हैं कि जो चेंजेस आए हैं वो बता दो। बोले हाँ सर ये तो बता देंगे,
सबसे पहले इश्यू से लेके अब तक जो चेंजेस आए वो बता दो खाली, बाकी हम लोग कहां से पढ़ लेंगे, पहले वाले प्रोस्पेक्टस से पढ़ लेंगे। तो चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट इशू, वहां से लेके अब तक जो भी चेंज आया है वो आपको बता देंगे। इसके अलावा एक होता है चार्जेस। अगर आपने कोई बेटा चेंजेस और चार्जेस को मिक्स मत कर देना, तो अलग अलग चीजें। चार्जेस मतलब यदि आपकी एसेट पर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है, चार्ज समझते हो कि क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है जैसे हम लोग अपनी किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, उसको बोलते हैं चार्ज। तो आपने जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अब उस वाले बंदे का चार्ज आ गया जिसको आपने लोन, जिससे आपने लोन लिया। अब कल को अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी आपने बेची, तो उस प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा मिलेगा पहले उससे लोन चुकाना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे आज मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी, बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को मैंने बैंक के पास गिरवी रख दी, सर ये गिरवी रख रहा हूं मैं, 5 लाख रुपए मेरे को दे दो, 5 करोड़ रुपए, और ये मैंने 8 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया इन फेवर ऑफ द बैंक, राइट? अब दो बातें, अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो बैंक इस प्रॉपर्टी को बेचेगा, लोन रिकवर करे, ये तो आपने नॉर्मली पढ़ा हो, ठीक है? ये चार्ज ही होता है, बस आपको पता नहीं था तब इसको चार्ज होता है, ये चार्ज। कोलैटरल सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी गिरवी रखना इज कॉल्ड चार्ज। किसी भी चीज के लिए, किसी भी लोन के लिए कोई भी सिक्योरिटी अगर आप गिरवी रखते हो तो उसको चार्ज ही बोला जाता है। और दूसरा, अगर मैंने इस प्रॉपर्टी को बीच में बेचा विद द परमिशन ऑफ द बैंक, नो डाउट, तो मुझे उस पैसे से पहले बैंक का लोन चुकाना पड़ेगा। यानी अगर मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा सर, और ऐसा नहीं है, लोगों को गलतफहमी है। गलतफहमी क्या है? गलतफहमी लोगों को यह है कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को बीच में बेच नहीं सकते। अगर आज मैंने बैंक से लोन लिया, मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रखी, तो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। बिल्कुल बेचो, बैंक मना ही नहीं कर रहा, बैंक नहीं बोलता मत बेचो, बैंक कहता है बेचो, पैसा मिल जाए, उससे पहले हमारा लोन चुका देगा, उसके बाद तेरे को बाकी पैसा मिलेगा। तो जो जो बायर जो खरीदेगा वो पूरा पैसा किसको देगा मालूम है? बैंक को देगा। जैसे आपने इस 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को, 8 करोड़ की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के 5 करोड़ का लोन लिया, 3-4 महीने तक इंस्टॉलमेंट चुकाया, मेरे को लगा यार बेचो इस प्रॉपर्टी, तो आप बेचो। ऐसा नहीं है कि आप बेच ही नहीं सकते, बैंक बेचने के लिए मना नहीं कर रहा, बैंक कह रहा है कि जो बायर खरीदेगा वो पूरा पैसा किसको देगा? बैंक। चाहे वो 10 करोड़ हो, चाहे 9 करोड़ हो, चाहे 6 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 4, कुछ भी हो, फिर उस पैसे में से बैंक अपना पैसा काट लेगा, बाकी बचा आपको दे देगा, नहीं लेके भागेगा, चिंता मत दे देगा। तो चार्ज क्रिएट करने का मतलब है कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी। अब पिछले जिस दिन आपने फर्स्ट इश्यू निकाला से लेकर अब तक अगर कोई भी चार्जेस नए बने हैं, क्योंकि जो उस दिन तक के चार्जेस क्रिएटेड होंगे वो सारे बैंक पहले से ही प्रोस्पेक्टस में होंगे। अभी चार्जेस बताना क्यों है? अरे भाई लोगों को बताना तो पड़ेगा ना, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, पर ये भी तो बताना पड़ेगा इसमें से कितनी प्रॉपर्टी तो गिरवी पड़ी है। तो उस प्रॉपर्टी जो कि गिरवी पड़ी है उसका क्या ही फायदा? आज अगर मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 80 करोड़ के लोन चल रहे हैं, मगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को मैंने 80 करोड़ के लोन के लिए गिरवी रख रखा है, तो मेरी रियल में जो वैल्यू है वो तो 20 करोड़ ही है। बोलने में आप 100 करोड़ बोल रहे हो, रियल वैल्यू तो 20 करोड़ ही है, क्योंकि 100 करोड़ अगर आज बेच के पैसा मिल भी जाएगा तो 80 गुना मिल जाएगा। तो इसलिए प्रॉस्पेक्टस में बताना पड़ता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसपे चार्ज कितना क्रिएट है। तो ये आपने जब फर्स्ट इशू निकाला होगा तो बताया होगा, उससे लेके अब तक अगर कोई और भी नए चार्जेस क्रिएट हुए तो वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, राइट? और छोटी सी चीज और आती है, वो नॉर्मल चीज है, वो आनी ही चाहिए, चेंज। वैसे तो ये पहले वाले पॉइंट में आ गया, इन फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग ऐसे लिख देते हैं अलग से, ये पहले वाले में आ गया फाइनेंशियल। अगर आप उसमें अगर आप सारे चेंजेस ले लो बहुत अच्छी बात। तो चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये आपको इसके अंदर इंक्लूड कर लेना है। इसे बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बहुत कॉमन नहीं होता है, बहुत रेयर केस में आपको ये मिलेगा, ठीक है, लेकिन हाँ आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में तीसरे नंबर पर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है ना? एक आता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस व्हिच इज मोर और लेस अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब ये अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि आपने बजाय पूरा इशू करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ issuing the whole detailed prospectus, ये नहीं निकाल रहे हम लोग, बजाय इसके हम लोग क्या कर रहे हैं? इशू अ स्टेटमेंट।
अब समस्या यहां पर क्या आती है, दो चीजें समझना, पहले मैं लिख दूं, इशू अ स्टेटमेंट कंटेनिंग मिनिमम रिक्वायर्ड डिटेल्स, मिनिमम रिक्वायर्ड डिटेल्स। और ये मिनिमम रिक्वायर्ड डिटेल्स कौन सेट आउट करेगा मालूम है, एज सेट बाय, एज सेट आउट बाय सेल। छोटी छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, बोले सर मेरे को प्रॉस्पेक्टस लेकर आने का मेरे को इश्यू निकालना है, पर इतना पैसा नहीं है कि मैं इतनी बड़ी प्रॉस्पेक्टस, 10 करोड़ का तो मेरा पब्लिक इश्यू छोटा सा, उस 10 करोड़ रुपए का पैसा आएगा उसमें से भी मैं 1-1.5 करोड़ रुपया प्रॉस्पेक्टस निकालने में खर्च कर दूंगा, तो इससे तो बेटर है मैं पब्लिक इश्यू नहीं निकाल। यही करेगा आदमी, मैं आज 10 करोड़ रुपए का लोन ले रहा हूँ और उसमें से 1 करोड़ रुपए मेरे को कमीशन वमीशन देना पड़े, तो आदमी यही सोचेगा ना साला 10 करोड़ बाहर में गया, 1 करोड़ का तो कमीशन, फिर ब्याज लगेगा 16। अब आज मैंने पब्लिक इश्यू निकाला, 10 करोड़ का पब्लिक इश्यू निकाल रहा हूँ, उसमें से भी साला 1 करोड़ रुपए मेरे प्रोस्पेक्टस बनाने में इनमें खर्च हो गया, तो मैं क्या ही बोलूंगा कि रहने दो। इससे मेरा तो जो नुकसान है ही वो कंट्री को भी नुकसान होता है, नहीं मेरा ही नुकसान, ठीक है ना, कंट्री का भी नुकसान है। कंट्री का नुकसान क्यों, क्योंकि आपकी कंपनी में नई आपकी कंट्री में नई कंपनी तो आ ही नहीं पाएगी, तो सेबी का बोले नहीं ऐसे मत सर, तुम इतना, हमको समझ में आता है कि तुम 10 करोड़ 5 करोड़ की पब्लिक इश्यू के लिए 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते, तो तुम इतना मोटा प्रोस्पेक्टस मत बनाओ, मिनिमम इंफॉर्मेशन तो दोगे, बोला सर वो दे देंगे, तो बोले एक छोटा सा स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाओ। मेन मेन चीजें जैसे आपके पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल पोजीशन, अरे आप मत दो पूरा पीएनएल बैलेंस शीट, समरी तो दो, लोगों को कुछ तो बताओ, तो मत दो अपना पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम, एटलीस्ट इतना तो बताओ कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, रूल्स रेगुलेशन क्या, ये तो बताओ, कितने सालों से बिजनेस कर रहे हो ये तो बताओ, बोले हाँ सर ये तो हम बता देंगे, तो बस बोले वो बता दो खाली, उतना भी अगर आपने बता दिया या जो भी चीजें सेबी ने सेट आउट करी तो भी आपका काम हो जाएगा। इसे बोलते हैं स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ द प्रोस्पेक्टस, राइट। बहुत रेयरली नहीं वाला कॉन्सेप्ट, जैसे वो ऊपर था ना कि बहुत रेयरली होता है, ये वैसा नहीं है, या वो मिल जाएगा, नई नई कंपनी जो भी होती है, छोटी छोटी कंपनी, उन लोगों को सबको मिलता है, राइट। तो ये कहलाता है स्टेटमेंट इन द लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। और अब एक लास्ट चीज सुनना अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना, थोड़ी काम की चीज क्या आता है, एक आता है ऑफर फॉर सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो लिखा था अदर वाला, अब इसको थोड़ी देर आप लिखना मत, पहले आप पूरा सुन लेना, ठीक है ना, उसके बाद में लिखना आप। ऑफर फॉर सेल, ये चौथा नंबर। ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, कोई कंपनी है जैसे जेड लिमिटेड, अब जेड लिमिटेड wants टू इश्यू शेयर, ठीक है, wants टू इश्यू शेयर, बहुत आगे जाकर मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, ओटीसीआई, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, wants टू इश्यू द शेयर बट नॉट कॉन्फिडेंट दैट पब्लिक विल सब्सक्राइब इट 100%, विल सब्सक्राइब इट 100%। अच्छा, अब यहां बीच में एक चीज सुननी पड़ेगी आपको अलग से, एक रूल है छोटा सा, रूल क्या है, कंपनीज एक्ट ये कहता है अगर आपके आईपीओ या एफपीओ जो आपने निकाला का 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, सब्सक्राइब नहीं हुआ, ये आपने पढ़ा होगा 12th में, नहीं हुआ, तो इंटायर आईपीओ और एफपीओ और आपको पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा जो लोगों से आपने, रिफंड द एंटायर अमाउंट, ठीक है, और प्लस जो आपका खर्चा हो गया वो तो गया गड्ढे में, यानी अगर आज आपने 70-80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1.5 इतना खर्चा होता है, एक कंपनी जो पब्लिक इशू लेकर आती है तो उस पर 1-1.5 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सा अमाउंट है जो खर्च होता ही है, आप समझ क्यों, क्योंकि अंडरराइटर्स को भी अपॉइंट करना पड़ता है, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होते हैं, मर्चेंट बैंकर मतलब जो आपके बिहाफ पर लोगों से पैसा लेगा, सीधा पैसा कंपनी के पास नहीं आता, कंपनी का अलग फॉर्म खुलवा लेती है, मर्चेंट एक बैंकर को अपॉइंट कर देती कि जो भी पैसा आएगा उसका हिसाब तो रखेगा बैठ के, क्योंकि कितने लाखों करोड़ों रुपए आते हैं और छोटे छोटे आते हैं, किसी के 1000 आ रहे हैं, किसी के 5000 आ रहे हैं, किसी के 20,000 आ रहे हैं, किसी के 10,000 आ रहे हैं, किसी के 2 लाख आ रहे हैं, किसी के 3 लाख आ रहे हैं। अरे कंपनी बैठ के यही काम करती रहेगी तो हो गया कंपनी का तो काम,
तो हमने एक बैंक को अपॉइंट कर दिया, बोले तेरा काम है, तू लोगों से जो पैसा आएगा वो तेरे पास आएगा, इस अकाउंट में जमा कर, इसका हिसाब रखेगा पूरा, किससे कितना पैसा है। क्यों? क्योंकि बाद में आपको संभालना पड़ता है। बाई चांस अगर आपने किसी को शेयर इशू नहीं करे तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो आपको पता रहना चाहिए किस किस को शेयर इशू नहीं हुआ, किसका कितना पैसा आया था, किस अकाउंट से आया था। समझे? मैंने आज एप्लीकेशन लगाई तो बैंक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि दिलीप गुप्ता का पैसा आया इस अकाउंट से आया, इस बैंक के अकाउंट से आया। तो जब कंपनी मेरे को शेयर इशू करने से मना कर देगी तो मैं जाके बैंक से पैसा नहीं मांगूंगा। बैंक की जिम्मेदारी है कि ऑटोमेटिकली वो पैसा मेरे अकाउंट में रिफंड करे, तो बैंक के पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो ना रिफंड करेगा। तो ये काम पूरा हम किसी बैंक को दे देते हैं, उसको होते हैं मर्चेंट बैंक, वो भी अपने कमीशन लेते हैं। एक होता है रजिस्ट्रार टू इशू, जिसका काम है पूरे इशू को मैनेज करना, नजर रखना कि सारे काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सेबी से परमिशन आ गई, आरओसी से एक भी छूट गई ना, सेबी उल्टा लट कर देगा कंपनी को। आप सोचो 2011 के अंदर रिलायंस ने अपना पब्लिक इशू निकाला। रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, मतलब रिलायंस हमारी कंट्री की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को डिसाइड करती है, पता है? यानी अगर वित्त मंत्री अगर फाइनेंस एक्ट बना रहे हैं तो वो पहले रिलायंस जैसी कंपनी से पूछता है कि इस साल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। उस कंपनी को सेबी ने उल्टा लटका दिया, उसके प्रोस्पेक्टस में 3 चीजें मिसिंग थी। सेबी ने बोले 3 चीजें डालो, रिलायंस ने बोले 3 चीजें नहीं आएंगी। सेबी ने कहा तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होगा। बोले हमें मना कर रहे हैं? हाँ तुम्हें मना कर रहा हूं, तुम्हें मना कर रहे। सेबी ने नहीं आने दी पब्लिक इशू, तो सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, वो किसी के बाप की नहीं सुने। तो रजिस्ट्रार इशू को इसलिए बिठाना पड़ता है कि तू देख सेबी से परमिशन आ गया, आरओसी से परमिशन आ गया, कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा, सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं, बड़ा पता चला पूरा इशू गड्ढे में चला जाना है, तो उसको वो भी अपने चार्जेस लेते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, तो अच्छा खासा खर्चा करती है कंपनी। अब सोचो बाद में पता चला अरे यार ये तो 90% सब्सक्राइब ही नहीं हुआ। अब आपका तो जो पूरा पैसा आपने खर्च करा बेकार हो गया, और कंपनी को भी पैसा चाहिए, और कंपनी कॉन्फिडेंट है कि ये समय पर अगर मैंने अपना पब्लिक इशू निकाला तो कोई नहीं लगने वाला। 100% तो छोड़ो, 90% भी नहीं होगा। तो अब क्या करें? पैसा भी चाहिए, ठीक है, शेयर निकालेंगे तो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, और हम और सोर्स से पैसा नहीं लेना चाहते, लोन वगैरह हम नहीं लेना चाहते, हमारा मन नहीं है लोन वगैरह। अब क्या? तो हमने तरीका निकाला कि कंपनी में इशू shares to any bank or financial institution, to any bank और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दिया, ये एक तरीके से इशू है लेकिन ये इशू नहीं होता। हम इसीलिए मैं ऐसे लिख के ऐसे लिखता हूं, स्टे, यानी शेयर इशू नहीं करेंगे। हमने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला सर ये 100 करोड़ रुपए के शेयर दे, 10 करोड़ शेयर, 10 रुपए वाले 100 करोड़ के शेयर हम पब्लिक में निकालना चाहते थे, पब्लिक तो मिलेगी नहीं, आप ले लो मुझसे। तो बैंक कह रहा है मैं क्यों लूं? हम आपको जस्टिफाई करेंगे कि हमारी कंपनी में कितना दम है। वो तो हमारा अभी समय खराब चल रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी पब्लिक इश्यू लाने का इतनी वो नहीं आया कि हम लोग सब्सक्राइब करवा सके, तो आप ले लो। बैंक एनालाइज करेगा, ऐसे कहने से नहीं ले लेगा, बैंक एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट करेगा अच्छे से कि यार इस कंपनी में कितना दम, उसको लगता है कंपनी में दम तो है। आज भले ये कंपनी का पब्लिक इश्यू सब्सक्राइब ना हो, पर 6 महीने बाद हो जाएगा या साल बाद हो जाएगा, ऐसा उसको लगता है। तो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका पूरा इश्यू खरीद लेते हैं। अब वो खरीद क्या रहे? शेयर्स नहीं ले रहा, वो ध्यान से सुनना, राइट टू इश्यू शेयर्स इन मार्केट खरीद रहे हैं। जैसे मेरी कंपनी डीजी लिमिटेड, इनके पास में गया, मैंने कहा मैडम आप बैंक को, ठीक है ना, आईसीआईसीआई बैंक को, तो मैंने कहा मैडम आप 6 महीने बाद आप निकाल देना शेयर, मेरे नाम से आप निकाल देना। 6 महीने बाद आपका नाम नहीं है, नाम मेरा ही है डीजी लिमिटेड, पर मैं कब इश्यू करना ये राइट आपको दे रहा हूं, आप मुझे आज पैसा दे दो। ये बोले फिर मुझे क्या फायदा? चल मान ले तेरी कंपनी में दम, मान लिया, तब आज से 6 महीने बाद इस इश्यू को मैं निकाल दूंगी, 100 करोड़ रुपए तेरे को, 100 करोड़ रुपए मैं पब्लिक से लूंगी, तो मुझे क्या मिला? मैंने कहा नहीं मैडम मैं आपको देता हूँ 75 करोड़, 75 करोड़ दे दो आप मेरे को आज, और 100 करोड़ रुपए के शेयर इशू करने का राइट ले लो आप। अरे बस अब मेरे को 75 करोड़ मिल गया, मेरा काम हो गया, कि मुझे अभी पैसा चाहिए था। मैं 25 करोड़ का नुकसान सह सकता हूं, लेकिन मेरे को अभी पैसा चाहिए था। प्लस जैसे ही इसको 6 महीने बाद, साल भर बाद, 3 महीने बाद, 4, जब भी इनको लगा ये राइट टाइम है पब्लिक इशू लेकर, तो ये पब्लिक में शेयर इशू कर देगी। लोगों को ये लगेगा कि डीजी लिमिटेड के शेयर्स है, किसी को नहीं पता कि आईसीआईसीआई बैंक ने निकाला है, किसी को लेना देना भी नहीं है, नाम मेरा ही चल रहा है, मैं ही प्रॉस्पेक्टस भी मैं ही आपको बना के दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, प्रॉस्पेक्टस भी मैं ही बना कर दे रहा हूं आपको, सब कुछ परमिशन सब मैं ही लाऊंगा,
मेरा काम है इशू आप करना, और जो 100 करोड़ रुपए है पूरे आप रख लेना। आपने 25 करोड़ रुपए कमा लिए, है ना? मेरा क्या नुकसान हुआ 25 करोड़ का, लेकिन मेरा फायदा क्या हुआ, मुझे उस समय पैसा मिल गया। आपको क्या फायदा हुआ? आपको 25 करोड़ रुपए कमा लिया आपने, ये तो बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया काम नहीं, रिस्क भी होता है। एक साथ 25 करोड़ रुपए कमाए ना 6 महीने में, तो रिस्क भी होता है। रिस्क क्या है? 6 महीने के बाद इन्होंने पब्लिक इशू निकाला, अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, पूरा पैसा वापस करो, फिर होल्ड पे चला गया। ये जो खर्चा हुआ आपका वो अलग। फिर आप 6 महीने बैठे रहो, 6 महीने, साल भर, 3 महीने, 2 महीने, फिर इनको लगेगा कि अब राइट टाइम है, तो फिर उस समय इशू करो, तो आपको फायदा हो भी सकता है, कर भी हो सकता है। इसी बात के तो 25 करोड़ रुपए दे रहा हूँ और कह के दे रहा हूँ, वरना फिर मैं नहीं कर लेता ये काम। आज अगर मुझे वेट करने के मेरे पास टाइम होता, तो मैं पागल थोड़ी जो आपको 25 करोड़ रुपए दूंगा, फिर तो पूरे 100 करोड़ में लेता। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने ऑफर फॉर सेल दिया। इट्स नॉट अ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू तो ये किस दिन होगा, मे इशू शेयर्स एंड सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपको शायद समझ में नहीं आया अभी, नहीं आया, पूरा ही नहीं आया। सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में at a later date, at a later date, issue the shares। अब यहां पर इशू वर्ड यूज करें टू पब्लिक एट लार्ज। अब इसका क्या मतलब है, देखो दोबारा देखो, मैंने किसी कंपनी, मेरी डीजी लिमिटेड एक कंपनी, आज मैं अपना आईपीओ लेकर आना चाहता हूं, ठीक है? कंपनी बहुत अच्छी है मेरी, बहुत बढ़िया दम है मेरी कंपनी के अंदर, अच्छा रिटर्न देगी, सब कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी उतना परफेक्ट टाइम नहीं आया कि मैं पब्लिक में शेयर इशू कर सकूं। उतना परफेक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करूंगा, आईपीओ लाऊंगा, तो 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो गया। तो एक तो जो मैंने पैसा खर्च करा प्रोस्पेक्टस बनाने में, मेरा 1-1.5 रुपया खर्च हो जाएगा, आएगा कुछ भी नहीं, और मेरे को चाहिए अभी पैसे, क्योंकि मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और मेरे को पैसा चाहिए, बैंक से मैं लोन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास गिरवी रखने के लिए इतनी लंबी चौड़ी एसेट्स, और मैं रखना भी नहीं चाहता। डेबेंचर, जब शेयर ही नहीं बिक रहे तो डेबेंचर कहां से? हमें क्या करूं? या तो मैं बैठा रहूं, देखेंगे जब पब्लिक इशू आने का समय लगेगा तो इशू कर देंगे, या फिर मैं किसी बैंक के पास गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो मैंने कहा सर, मैंने उसको सिचुएशन बताई, कोई छुपके छुपके करने वाला काम नहीं। मैंने कहा तो ये तो मेरी कंपनी, ये इसके 5 सालों की पीएनएल बैलेंस शीट, आप आराम से पढ़, आपको मेरी कंपनी में दम लग रहा है क्या? हाँ दम तो है, तो चल जाएंगे, बड़े चले। मैंने कहा सर मुझको अभी चाहिए 100, और पब्लिक इशू में निकालूंगा तो वो सब्सक्राइब नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इस समय अच्छा नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोरोना के टाइम पे पब्लिक इशू निकालोगे, कहां से होगा? लोगों के पैसे ही नहीं। आपकी कंपनी में बहुत दम है, लेकिन लोगों के पास तो पैसे होने चाहिए। तो एक फैक्टर काम नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर, ठीक है? या मान लीजिए इस समय स्टॉक मार्केट नीचे चल रहा है, तो लोगों को नए शेयर में पैसा लगाने में डर लगता है। तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा मैडम कंपनी में दम बहुत है, अगर मैं पब्लिक इशू निकालूं तो पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा, 100 करोड़ भी आ जाएंगे, बट इस समय नहीं हो पाएगा। तो बोले फिर तुम मेरे से क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैडम आप मेरा इशू खरीद लो, खरीद क्या लो, जब आपका मन करे तब शेयर इशू कर देना मार्केट, आज आप मेरे को पैसे दे दो। कितने दिन? बोले 75-80, जो भी अपने डील फाइनल, 75 करोड़ में फाइनल हो गई। आप मुझे आज 75 करोड़ रुपए दे दो, राइट? और अभी जो 10 करोड़ शेयर्स इशू करने का अधिकार है वो मैंने आपको दे दिया। जब आपका मन करे मार्केट में इशू कर देना, मेरा नाम लेकर, मेरे शेयर्स है, आपको मैंने शेयर इशू नहीं करे, आप मेरे शेयर होल्डर नहीं हो। मैंने आपको 10 करोड़ शेयर्स इशू नहीं किए थे, मैंने आपको रखवा दिया अपने पास। मेरी बुक्स में क्या है? मेरी बुक्स में आएगा जो भी मैंने पैसा आपसे लिया, वो मैं अपनी लाइब्रेरी में दिखाता रहूं। नहीं समझ में आएगा? कैपिटल में नहीं दिखाऊंगा, लाइब्रेरी में दिखाऊंगा, समझे आप? कैपिटल में नहीं दिखा रहा हूं, मैं क्या दिखा रहा हूं? मनी फ्रॉम निहारिका, निहारिका नाम है ना, निहारिका 100 करोड़, 75 करोड़, कैपिटल पे नहीं दिखा है। मैं अपना पैसा यूज कर रहा हूं आराम से। अब 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी आपको लगे इट इज द राइट टाइम टू इशू द शेयर्स, तो आप शेयर इशू करो, पूरे 10 मेरे ही नाम से इशू करो आप, क्योंकि मेरे ही शेयर है, मेरे ही नाम से इशू करोगे। यहां से समझ में नहीं आता ना आपको? मेरे ही नाम से आप शेयर इशू करोगे मार्केट में, ठीक है? नहीं समझ में अभी भी? रुको रुको, मेरे मैं क्यों लूंगा? मेरा तो रोल ही नहीं है, मैं तो कंपनी हूँ, मैं दूंगा लूंगा क्यों? मैं तो कंपनी हूँ, हाँ सब कुछ मैं ही करूंगा।
बता रहा हूँ पूरा, आपने शेयर इशू कर दी पब्लिक, आपको सिर्फ शेयर इशू करने का राइट मिला, आपके नाम से थोड़ी शेयर इशू हुए, शेयर तो मेरे ही है, डीजी लिमिटेड के शेयर्स है, लेकिन इशू कब करना है वो आप डिसाइड कर रहे हो, लोगों से पैसा आप ले रहे हो, आपने पब्लिक इशू निकाल दिया, मेरे नाम से शेयर गए, लोगों को ऐसा ही लगेगा कि डीजी लिमिटेड के शेयर्स है, लोगों को ऐसा लगेगा डीजी लिमिटेड के ही शेयर्स है, लेकिन असल में तो आप इशू कर रहे हो, आपका कहीं कोई नामो निशान नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि आप कौन, राइट, शेयर चले गए 100 करोड़ आ गए, पूरे 100 करोड़ आप लोग, ठीक है। अब मैं अपनी बैलेंस शीट में क्या करूंगा, आपका जो डिविडेंड वाला क्वेश्चन है वो इसमें सॉल्व हो, मेरी बैलेंस शीट में मैं जो मैंने दिखा रखा था मनी टेकन फ्रॉम निहारिका वो हटा दूंगा, शेयर कैपिटल है कितना दिखाऊंगा 100 करोड़, लेस डिस्काउंट क्योंकि मैंने डिस्काउंट पे इशू करे 25 करोड़ तो आप ले गए, तो मैं क्या दिखाऊंगा इश्यू ऑफ द शेयर्स एट डिस्काउंट, 100 करोड़ के शेयर्स 25 करोड़ का डिस्काउंट, तो कितना बचा 75 करोड़, तो आपका हटा दिया मैंने, आपका नाम हटा दिया, ऊपर शेयर कैपिटल कितनी आ गई 75 करोड़, 100 करोड़ ही है इश्यू शेयर्स 100 करोड़, लेकिन 75 करोड़ 25 करोड़ का डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट तो दिखाना पड़ेगा, इस वाले केस में डिस्काउंट अलाउड है क्योंकि एक्चुअल में डिस्काउंट मैंने पब्लिक एट लार्ज को नहीं दिया, तो डिस्काउंट मैंने आपको दिया, अब आप पिक्चर से गायब, आप निकलो अभी यहां से, आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है, आपने अपने 25 करोड़ रुपए कमाए, अब ये आप गायब भी हो गए पिक्चर से, अब वो मेरे ही शेयर होल्डर है, आपको मैंने 25 करोड़ इसलिए दिए क्योंकि आपने मुझे 6 महीने 7 महीने पहले पैसा दिया, नहीं समझे, अब आपको कोई रोल ही नहीं है, डिविडेंड मैं दूंगा, लॉस है तो शेयर होल्डर का लॉस, कल को कंपनी वाइंड अप होगी तो जो पैसा देना है मैं दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, राइट, इसको बोला जाता है ऑफर फॉर सेल, ठीक है, बहुत कॉमन है, राइट, बड़े बड़े केसेस में, आपको क्लियर हुआ अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का, तो ये ऑफर फॉर सेल जो हम लोग निकालते हैं, इस ऑफर फॉर सेल के अंदर कंपनी अपने शेयर्स लोगों को इस तरीके से इशू करेगी। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये ऑफर फॉर सेल के अंदर हम एक कंडीशन पे जा रहे हैं, अब और ध्यान से सुनना क्योंकि ये और थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, कैसे, कई बार क्या होता है, एक कंपनी जेड लिमिटेड बनी, ठीक है ना, ये केस नंबर 2 ले रहे हैं हम लोग, केस नंबर 2, ये वही चल रहा है ऑफर फॉर सेल, केस नंबर 2 क्या है, जेड लिमिटेड ने इश्यू शेयर्स, इसने पब्लिक में नहीं निकाले, कल आपको बताया था मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट, कल समझाया था प्राइवेट प्लेसमेंट, कल कल इश्यू ऑफ शेयर्स जो पढ़ रहे थे, प्राइवेट प्लेसमेंट तो मुझे नहीं था, डिस्कस ही नहीं किया था, ये नहीं, बस मैंने इतना समझाया था कि कनेक्टेड है, हाँ बस इतना ही बताना, और ये राइट इश्यू बोनस इश्यू समझाई दिया था, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई जेड लिमिटेड कंपनी इश्यू शेयर्स टू 10 पर्सन्स, क्योंकि ये पब्लिक इश्यू नहीं निकाल रही, और ज्यादातर कंपनी जब बनती है तो पहले दिन से ही थोड़ी ना पब्लिक इश्यू निकाल देती है, ऐसा तो होता नहीं कि फर्स्ट डे अपने शेयर्स निकाल दिए, ऐसा कभी भी नहीं, तो शुरू में कंपनी बनेगी, पब्लिक कंपनी है, 7 मेंबर्स चाहिए, हम 10 लोग इकट्ठे होकर 10 पर्सन ने शेयर लिए, मान लीजिए जेड लिमिटेड का, फॉर एग्जाम्पल जेड लिमिटेड का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल जेड लिमिटेड का ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल ये है से 10 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी 100 करोड़, इस इशू शेयर्स टू 10% जो कि इस कंपनी के मेंबर्स भी थे, उन लोगों को हमने शेयर्स इशू करे, और ये 10% है, इनको हमने कितने कितने शेयर्स दिए, 1 करोड़ शेयर्स ईच एट द 10, तो हर आदमी के पास 10 करोड़ के शेयर्स, ठीक है, एक बार होता है ना बड़े बड़े लोग मिलकर कोई कंपनी चालू करते हैं, तो हमें पब्लिक से पैसा चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं चाहिए तो आप 10 लोग पैसा लगाओ, पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू निकाल सकती है, निकालेगी ही, ऐसा नहीं होता, ये प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, ये तो एक्चुअली प्राइवेट प्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं इसके अंदर, तो 10 मेंबर तक, अब कंपनी बढ़िया चल रही है, बहुत मस्त काम चल रहा है, कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, अब इन 10 लोगों को लगा कि हम लोग निकले, हो गया, अब इस कंपनी में और नहीं, कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी, पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी यानी मेंबर्स के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम इन 10 लोगों को बाहर निकलना, बोले यार हो गया, और ये बड़े बड़े जो लोग हैं ना वो यही करें, ये बड़े बड़े लोग क्या कंपनी बना दी, ग्रो करा दी, अब बोले छोड़ा हम नया बिजनेस करेंगे, इनको हमेशा कुछ नया करना, इस कंपनी से बाहर मतलब नई कंपनी बनी, फिर उसको ऐसे ग्रो करा देंगे, फिर वहां निकल जाएगी, और ये इसी में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, कैसे, इनको शेयर 10 रुपए का मिल गया था, क्योंकि तब तो कंपनी बनी थी जस्ट,
अब 10 रुपए का शेयर मिल गया इनको, 10 10 करोड़ रुपए के 10 लोगों के पास में उनको लगाया। अब हमको वो शेयर बेचने, ये बेचने गए, कहाँ जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज में बेचने जाएंगे। वहां खरीदेगा कौन 10 करोड़ शेयर? भाई 10 करोड़ शेयर में किस किस को जाकर बेचूंगा? इससे नहीं समझ में बात, क्योंकि मेरे पास 100 200 शेयर होते तो स्टॉक मार्केट में जाकर मैं बेच लेगा, 1000 2000 5, 10 करोड़ शेयर है भाई, 10 करोड़। तो ऐसे केस में अच्छा, कंपनी तो आईपीओ लेकर नहीं आ सकती, क्योंकि कंपनी ने तो शेयर आपको दे दिए, 10 करोड़ कंपनी की शेयर कैपिटल जो ऑथराइज पूरे के पूरे इश्यूड है, तो आईपीओ कैसे आएगा? तो कंपनी क्या करती है इस केस में, ध्यान से सुनना, कंपनी इश्यूज शेयर, कंपनी इश्यूज शेयर टू पब्लिक। लेकिन शेयर है कहां जो आप इशू करोगे? 10 करोड़ शेयर से वो तो पूरे के पूरे इशू है। आगे क्या लिख रहे हैं? ऑन बिहाफ ऑफ फ्यू शेयर होल्डर्स, ये वही वाले शेयर होल्डर्स है, फ्यू शेयर होल्डर्स, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ फ्यू शेयर होल्डर्स। ये जो 10 शेयर होल्डर है, ये कंपनी पर सर हम तो बेच नहीं पाएंगे 10 करोड़ शेयर, आप आईपीओ निकालते और उस आईपीओ में हमारे वाले शेयर आप इशू कर दें। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ये गलत है, क्योंकि कंपनी शेयर एक ही बार इशू करती है, अगली बार नए शेयर इशू होंगे, से एक ही तरह का शेयर दो बार इशू नहीं होता। हाँ, उन शेयर का आपने रिडम्पशन कर दिया तो आप क्या कर सकते हो? रीइशू कर सकते हो। या बचपन में आपने फॉरफीचर पढ़ा होगा, आधा पैसा नहीं दे रहे, शेयर फॉरफिट कर लिए तो इशू होता है। आपने जो शेयर एक बार पब्लिक में इशू कर दिए या किसी को इशू कर दिए, उसका पूरा पैसा भी आ चुका आपके पास में, राइट, और आपने अपने शेयर का रिडम्पशन भी नहीं करा। रिडम्पशन मतलब पैसा देके शेयर वापस, कुछ भी नहीं करा। उन्हीं शेयर को आप दोबारा कैसे इशू कर सकते हो? नहीं समझ में एक बात, आज आपका ध्यान भटक रहा है, इसको छोड़ दो, जो लिखा हुआ है इसको मारो, जो लिखा हुआ है इसको तो छोड़ दो, बस वही समझना है, जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान मत दो। आप क्या कर रहे हो? आप लिखे हुए को और मेरे बोले हुए को साथ साथ लेके चलो, क्योंकि आप इसको कॉपी करते रहते। मैं कॉपी करने ही नहीं देता क्लास में बच्चों, मैं कहता हूँ पहले समझा लूं, फिर 5 मिनट होल्ड करना, आराम से लिखो, फिर उसके बाद क्योंकि एक साथ दोनों काम करते हो ना, तब अब आपका क्या ध्यान तो उस पे लिखे हुए पे, और जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हो, मैच हो नहीं रहा, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब इसको छोड़ दो थोड़ी देर, ये गलत लिखा हुआ ये मान लो, मेरी बात समझो, ये समझ में आ गया 10%। मैं ये कह रहा हूं कि एक कंपनी ने एक बार शेयर इशू कर, जैसे मेरी कंपनी के 10 करोड़ शेयर, ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ शेयर, मैंने ये 10 करोड़ शेयर पब्लिक को इशू कर दिया, राइट, पब्लिक को या किसी को भी, मेरे पास पैसा आ गया, मेरी तरफ से शेयर गए, बात करता आप चाहे 10 करोड़ शेयर 5,000 लोगों ने लिए हो, चाहे 2 लोगों ने लिए, मैंने आपको 10 करोड़ शेयर दे दी, आपसे 100 करोड़ ले लिए, बात कर। अब मैं क्या इन्हीं शेयर्स को दोबारा रीइश्यू कर सकता हूँ क्या पब्लिक को? अरे जो शेयर्स आपके हैं वो मैं कैसे रीइश्यू कर सकता हूँ? नहीं समझ में आया? मैं कब रीइश्यू कर सकता था? पहला केस, जब मैंने शेयर्स का रिडम्पशन कर दिया होता। रिडम्पशन तो मतलब आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए, शेयर वापस मेरे पास आ गए, तो मेरे शेयर है, मैं कुछ भी करूँ। या आपने 100 में से 70 करोड़ दिए होते, 80 करोड़ दिए होते, 50 करोड़ दिए होते, बाकी पेंडिंग थे, मैं मांग रहा था, आप दे नहीं रहे, तो मैंने अपने शेयर फॉरवर्ड तो रीइश्यू कर सकता हूँ। जब मैंने आपको 10 करोड़ शेयर इशू करे और मैंने पूरा 100 करोड़ रुपए ले लिया, राइट, तो क्या यही शेयर में दोबारा इशू कर सकता? कैसे इशू करूंगा? तो आपके शेयर, आपके अधिकार है, मेरी तो लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ कंपनी, तो मेरी तो लायबिलिटी है, आपके एसेट, तो मैं ये शेयर दोबारा इशू नहीं कर सकता। तो टेक्निकली तो गलत हो गया, पर आप ही आकर मेरे से बोलो कि सर हमसे तो 10 करोड़ शेयर मार्केट में बिकेंगे और हमें बेचने शेयर, हमें नहीं रखने शेयर, बेचने में निकल रहे, और हम 10 करोड़ शेयर मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे एक साथ, तो कम से कम अभी कभी 500 शेयर सेल कर रहे हैं, कभी 1000, ऐसे करते करते तो 10 साल लग जाएंगे शेयर 10 करोड़ सेल करने में। तो आप मेरे पास है, बोले सर आप हमारे बिहाफ पर आप शेयर इशू कर दो, पब्लिक को आप यही बताना कि ये हमारे शेयर है आपके, पब्लिक को मैं क्या बताऊंगा, हम डीजी लिमिटेड शेयर इशू कर, आपकी परमिशन से करो, आप क्यों पैसा आएगा, बिक गया तो बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। जैसे ये बिल्डर वगैरह करते हैं, बिल्डर क्या करते हैं, मान लो मैंने बिल्डर से किसी से फ्लैट खरीद, अब फ्लैट खरीदे, पूरी कॉलोनी भर गई बढ़िया, सारे फ्लैट्स, मेरे को नहीं रहना, मैं यूएस में रहता, अब मुझे उसको बेचना है। अब उसको बेचने के दो तरीके, एक तो मैं खुद बेचूं, जो कि मेरे लिए बड़ा टेढ़ा था, मैंने इस कंपनी को ही बोला बिल्डर को, सर आप ही बिकवा दो, है मेरा। अब जो बिल्डर है उसके पास ग्राहक आते रहते हैं, तो बिल्डर जो बेचेगा ना, तो वो यही बोल के बेचेगा हमारा ही फ्लैट है, लेकिन बेच तो मेरा रहा है। समझ गया? ये बिल्कुल वैसे ही कैसे, शेयर आपकी है, पर आप मार्केट में कहां सेल करने जाते हैं? आपसे भी मेरे, आपने बिल्कुल बोला सर पब्लिक इशू निकाल दो, आपके नाम से लोग खरीद लेते, तो मैंने वो पब्लिक इशू निकाला,
इसके बिहाफ पर, आपके पे। अब जो पैसा आएगा तो आप मेरे को थोड़ा सा कमीशन दे देना बीच में, छोटा मोटा सा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी तो कमीशन तो मेरा बनता है ना, वो कमीशन आप मेरे को दे देना, खत्म हो गई। ये भी अपने आप में पब्लिक इशू की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। इसमें मैं कोई प्रोस्पेक्टस नहीं निकालूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। निकालूंगा भी तो एक छोटा सा स्टेटमेंट निकाल दूंगा, उसी से लोगों को पहुंचा दिया जाएगा, बात खत्म। और वो प्रोस्पेक्टस जो हम निकालते रहते लंबी चौड़ी, उसको पढ़ता नहीं। तो इस वाले केस में हम लोग क्या, आप इसको पढ़ो, कंपनी इश्यूज शेयर्स टू पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ फ्यू शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनके बिहाफ पर हमने शेयर्स इशू कर, ठीक है। अब बताओ, अब क्या डाउट है, अब आगे अच्छे से चलिए। अब इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, और मैं लिख दूं, यहाँ पे लिखा होगा वैसे। हाँ बोलो ना। अरे तो उसकी जगह दूसरे आ जाएंगे ना, निकलना है मतलब उनको शेयर्स तो किसी ना किसी के पास रहेंगे, तो वो लोग अपने शेयर जिसको सेल करते हैं वो मेंबर बन जाएगा। इस ये तो कर, लेकिन उनको दिक्कत आती है ना बेचने में, इसलिए उसने हमको बोला तभी मैं आपके शेयर किसी और को इशू करूंगा तो वो मेंबर बन जाएगा बाहर। तो मेंबर तो साथ रहे ना हमेशा, आते जाते। चलिए, अब उसके बाद में ये तो हो गया हमारा शेयर्स के इश्यू ऑफ शेयर्स। अब हमें जाना है नॉर्मल चीजों पे, जो आप लोग इसको लिख लेगा तुम लोगों को, ये लिख लो कोई ऐसे फोटो को लिख ले, लिख लो बराबर से, 2 मिनट लगेगा, पता नहीं जूम करूं। आप एक फोटो लेते हो घर जाके, इसको कॉपी करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, कर कॉपी में जरूर लिख लेना इसको। मुझे बस इसलिए डर लगता है, इसलिए मैं कॉपी फोटो लेने से थोड़ा मना करता हूँ। अभी जो बच्चे ऑनलाइन आते हैं उनको तो क्या ही बोले, वो तो लेते ही होंगे। जितना मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, अभी तक बुक से पढ़ने वाला कंटेंट नहीं आया। जब बुक से पढ़ने वाला कंटेंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से मैं बुक, ये तो क्या ना इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है कंटेंट, वो सारा कंटेंट ऐसा है कि जिसमें पहली बार तो क्वेश्चन बहुत कम बनता है, बनता भी है तो आपके पास में ये जो लिखा है मैंने नोट्स में, ये इतना है कि आपका आंसर आ जाए। अब हम यहाँ से जो ये हो गया हमारा, फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड्स जो भी पढ़ना उसके अंदर हमें पीछे बुक की जरूरत पड़ेगी, तो बाद में मॉडल रेफर कराऊंगा आपको, मॉडल दिखाऊंगा मैं आपको, देखो मॉडल में यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ से पढ़ना है ऐसे। कॉपी अभी भी उल्टी चल रही है क्या? अरे एक ही बनाओ कॉपी, ऐसे इतना टाइम रहता है कि तुम्हारे पास में पहले जब कॉपी। अरे पागल हो क्या, ये तुम सीएस एग्जीक्यूटिव में आ गए बेटा, फाउंडेशन में थोड़ी ना हो। इतना टाइम तुम, जितना टाइम तुम इस कॉपी पेस्ट करने में करते हो उतने टाइम में तुम उसको 2 बार पढ़ लोगे, वो ज्यादा बेटर है। तुम जितना टाइम इसको कॉपी करोगे तो उतने टाइम में पूरे कंटेंट को तुम 2 बार रिवाइज कर लोगे रोज के रोज। तो अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करो। ये फाउंडेशन तक ठीक होता है क्योंकि फाउंडेशन में इतना सा सिलेबस, एग्जीक्यूटिव में इतना है, प्रोफेशनल में इतना सारा। अभी तुम सोचो अगर तुम ये एग्जीक्यूटिव कर रहे हो तो वही प्रोफेशनल में करोगे तो तुम्हारा एक टाइम तो छोड़ो 6 टाइम में भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि तुमने पूरी एनर्जी वहां लगा दी। तो ये रीराइट करने पे मत लगाओ समय, कि ना कल से एक पेयर कॉपी, पीछे का जो छूट गया उसके लिए पेजेस को छोड़ो, जब समय मिले कॉपी करते रहना, अभी तो आगे बढ़ो, ठीक है ना।
आते तो है नहीं बच्चे आपके, एक दो बच्चे आते हैं और फिर एक दिन अगर बाई चांस क्लास छुट्टी कर दो ना किसी दिन, उस दिन सब देखो क्या रहे हो सर आज क्लास नहीं हुई क्या, और सर आज आता एक भी नहीं है। क्या? इसमें सर वो बैंक का भी नहीं कर सकते, 10 रुपए का तो 11 रुपए का कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कोई नहीं देगा पैसा। सब कुछ वही जो भी अब पैसा मिलेगा, मतलब जैसे उसको लगता है प्रीमियम इशू करना है, 10 का शेयर अपने को 12 में 22 में इशू करो, आप ये 100 रुपए पे इशू करो, अगर आपको लगता है मार्केट से आपको प्रीमियम पे इशू में पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल करो, पूरा पैसा उस बैंक का रहेगा। ये तो सारा मजा है इसमें, रिस्क भी है, तो तभी तो आपको इतना पैसा मिल रहा है और क्या करेंगे, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट, अब हम लोगों को कल से क्या करना है, कल से हम लोगों को क्या, अब आज तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ यही भी, कल से हम लोगों को क्या करना है, कल से आपको मिलेगा इसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर, जो आप लोग बचपन से पढ़ते गए, इश्यू ऑफ शेयर्स, वही पब्लिक वाले, बट जैसे एट पार, याद है, एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम का क्या फायदा होता है। तो अब इसमें हमको एंट्री वगैरह नहीं पढ़नी, कोई जनरल एंट्री नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, आपको जनरल एंट्री नहीं पढ़नी, आपको पढ़ना बस खाली वही है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो हमें पढ़ना है। तो कल से हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से रूल्स हैं आज के लिए। आप